नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के, क्योंकि पहली बार रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिल गई है और 21 जनवरी को यह मुकाबला होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला वनडे का खेला जाना है और शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम जो है इसमें वनडे का मुकाबला होगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज है और इसका दूसरा मुकाबला जो है रायपुर में खेला जाना है। तो ये एक अच्छी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से इस बात का इंतजार क्रिकेट प्रेमी छत्तीसगढ़ के कर रहे थे कि आखिरकार कब, स्टेडियम तो बनकर तैयार हो चुका है और शानदार स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन इस स्टेडियम में इंटरनेशनल वनडे मैच जो है वो कब होगा, इसका इंतजार था और आखिरकार ये इंतजार खत्म हो गया है एक प्रकार से, क्योंकि अब ये तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि आने वाली 21 जनवरी को ये मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला भी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। तो जाहिर सी बात है कि उत्साह और टिकट कैसे मिलेंगे इसको लेकर अभी से जो क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो अपने तरीके से पता लगाने में जुट गए होंगे कि इसके टिकट कैसे मिल जाएंगे इसको लेकर। तो ये बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अच्छी खबर है। ममता हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं इस खबर पर, हम उनसे भी बात करते हैं। ममता, वाकई में बहुत अच्छी खबर है ये, क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये स्टेडियम बनकर तैयार है और इंतजार कर रहा था कि वनडे क्रिकेट यहाँ पर खेला जाए। इंटरनेशनल वनडे होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच और जाहिर सी बात है कि फैंस जो हैं उनको इंतजार होगा और ये पता लगाने में जुट गए होंगे कि अब टिकट कैसे मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए आईपीएल और रोड सेफ्टी टूर्नामेंट की परमिशन तो मिली हुई थी और यहाँ पर मैचेस हुए भी हैं और किस तरह का उत्साह रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग जो परसदा स्टेडियम है वहां पर पहुंचते थे देखने के लिए। और इस बार लेकिन बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए और 21 जनवरी को ये वनडे मैच होगा। जो 3 वनडे हैं उसमें से दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, परसदा जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर होगा। और पहली बार ऐसा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए जो छत्तीसगढ़ है उसको मेजबानी मिल रही है। जाहिर तौर पर जबरदस्त, जब से जैसे ही ये बात पता चली है उसके बाद में उत्साह दिखाई दे रहा है और वाकई आगे जो है टिकट्स किस तरह से मिलेंगे इसको लेकर भी जो क्वेरीज है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 2013 में परसदा में आईपीएल के 2 मैच हुए थे, 2014 में T20 चैलेंजर ट्रॉफी के मैच हुए थे, 2015 में दूसरी बार आईपीएल और 2016 से लगातार रणजी ट्रॉफी के मैच हुए थे, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के मैच, फिर बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों के मैच का सफलतापूर्वक आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट जो संघ है वो करता आ रहा है, जिसके आधार पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो वनडे मैच होने वाला है उसकी मेजबानी जो है वो छत्तीसगढ़ को मिली है और 21 जनवरी का इंतजार अब एक तरह से कहें कि छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 21 जनवरी का इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को रहने वाला है। और आइए अब बात करते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग की। तो भानु प्रतापपुर का दंगल है और इसके नतीजे कल आ जाने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी दिवंगत विधायक जो हैं उनकी पत्नी सावित्री मंडावी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी थे और उनका निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई और इसीलिए इस पर उपचुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी यहां पर मैदान में हैं और कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया है। अकबर कोर्राम को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन मुख्य मुकाबला माना जा रहा है ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी के बीच में। और ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार भी किया था और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम की हम सबको प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में
पिछले हुए चारों उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के काम कार्य विकास के कामों में विश्वास व्यक्त किया है। भानु प्रतापपुर में भी हम जीतेंगे और पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस की जीत होगी और 5वां उपचुनाव जीत करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को छत्तीसगढ़ की जनता मजबूत करेगी। लोकप्रियता उसका धर्मपत्नी को हम कांग्रेस पार्टी टिकट दिया है। भूपेश बघेल बस्तर में जितना काम 15 साल में रमन सिंह नहीं किया वो काम करके दिखाया, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगा। देवगुड़ी से लेके गोटूल शराब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जब्त की। सरकारी अधिकारी कई लोग सिविल ड्रेस में मदद कर रहे थे उनकी, आप भी जाके देखते कोई चेकिंग नहीं थी। जब दुकान सरकारी है तो शराब पहुंची कैसे, कौन खरीदा, कहां से मिला, किसकी शराब थी? तो इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए और आज की तारीख में आप लिख लो कांग्रेस निश्चित तौर पे हार रही। कल 11 बजे बात करेंगे आपसे इस विषय में। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। खेम नारायण, दावे दोनों की तरफ से हैं और लिख कर रख लो और कल सुबह 11 बजे बात करेंगे। अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं। दावे अजय चंद्राकर पहले भी करते आए हैं, इस बार उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही है। जमीनी स्थिति लोगों के बीच, जाहिर सी बात है कि लोगों को इंतजार होगा कि नतीजे क्या आने वाले हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला क्या, या फिर कांग्रेस कह रही है कि हमारी पहले से ज्यादा जीत होगी, तो ऐसा कुछ नजर आया? जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन धरातल स्थिति यह है कि भानु प्रतापपुर जो विधानसभा है वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी मतदाता भी बहुत अधिक हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण कटौती का जो मुद्दा है उससे शायद ही आदिवासी जो है संतुष्ट नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस जो है जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आदिवासी जो वोटर्स हैं जो है अगर उन्होंने बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू जारी है। टीम ने चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट गड्ढा खोद लिया है। बच्चे तक पहुंचने के लिए 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है, पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने प्रशासन को सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। वासु हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैतूल से ही। वासु, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार कोशिश जारी है तन्मय तक पहुंचने की, तन्मय को निकालने की, लेकिन अब तक
स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब भी जो खुदाई का काम है वो लगातार चल रहा है। करीब 40 फीट तक खुदाई जो है वो हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे 2 मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर खुदाई कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक तन्मय तक पहुंचने का कोई भी प्रयास शासन प्रशासन का सफल होता हुआ, कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे चलते हुए 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। कल शाम 5 बजे की ये घटना है और अब रात को करीब 9 बज रहे हैं, यानी कि 30 घंटे हो चुके हैं। मासूम तन्मय अभी भी बोरवेल के अंधेरे गड्ढे में तमाम परेशानियों से जूझते हुए कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और वो तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहसिन जी जरा जूम करिए, वो गड्ढे को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग काफी कर दी गई है, मीडिया को वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी कैमरे के लेंस के जरिए अगर आपको एनडीआरएफ का बचाव दल का एक सदस्य वहां पे दिख रहे होंगे, जो ऑरेंज कलर की वेशभूषा में कैप लगाए हुए हैं, उसी जगह पर वो बोरवेल का गड्ढा है जहां पे तन्मय फंसा हुआ है। वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो वहां पर रखे हुए हैं, ऑक्सीजन के पाइप जो है वो वहां पर डाले गए हैं, कैमरे को डाला गया है। किसी भी मूवमेंट को नोट करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, लगातार जारी है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि बीते कुछ समय से, बीते कुछ घंटों से तन्मय की ओर से कोई रिस्पॉन्स नोट नहीं हुआ है। अब भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, देखा गया था तन्मय की तरफ से स्तर के अधिकारी हो, वो मौके पर फिलहाल मौजूद है और लगातार काफी घंटे बीत चुके हैं। जो आखिरी रिस्पांस नोट हुआ था तन्मय की ओर से, यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। आज लगभग दिन जब से हुआ है तब से, उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके का जो रिस्पांस है वो नहीं तन्मय की ओर से देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी फिलहाल परेशानी का सबब जो है वो बना हुआ है। और प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का दल जो है वो यहाँ पर तैनात है। अभी भी जब हम उनसे जानकारी लेने के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आश्वासन जरूर मिलता है कि जल्दी तन्मय तक पहुंचा जाएगा, तन्मय को रिकवर किया जाएगा। और बिल्कुल जो गड्ढा है, जहां पे बोरवेल का जो गड्ढा है जहां पे तन्मय फंसा हुआ है, उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो आपको एक सफेद कलर की एसडीआरएफ की जो एक एम्बुलेंस है वो वहां पर तैनात दिखाई देगी। यानी कि जो मेडिकल टीम है वो तैयार है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इंतजार लगातार लंबा होता हुआ, जब हमने सुबह की टीम मॉनिटरिंग कर रही होगी अंदर, क्या से बात की थी, उन्होंने भले ही उसकी तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी बॉडी टेम्परेचर और तमाम चीजें जो है उस पर तो निगाह रखी जा रही होगी, उससे कुछ पता चल पाया? बहुत ज्यादा देखिए, अगर सकारात्मक रूप से कोई जानकारी निकलकर फिलहाल सामने नहीं आ रही है। शासन प्रशासन के लोग भी लगातार इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरीके का कोई मूवमेंट जो है वो नोट नहीं हो पा रहा है। ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। और दूसरी ओर लगातार आप देखेंगे कि 2 से 3 मशीन को यहाँ पर अब डिप्लॉय कर दिया गया है, जिनकी मदद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज किया गया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 4-5 बजे के बाद जब गड्ढा जो अब एक पैरेलल बनाया जा रहा है उसकी काफी ज्यादा खुदाई हो गई थी, कई फीट अंदर तक, 35 फीट के बाद ही यहाँ पर जो पानी है वो निकल आया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें काफी मुसीबतें आई। हार्ड रॉक्स लगातार यहाँ से निकल रहे हैं, जिसके चलते मशीनें अपना काम तेजी से नहीं कर पा रही। ये भी एक बड़ा चैलेंज इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में बना हुआ है। और इस सबके बीच आप देखेंगे फिर वहां पर कुछ गतिविधियां चालू हुई है। फिर से देखिए आप, या तो कैमरे से या फिर कुछ कैप्चर करने की, कुछ रिकॉर्ड करने की वहां पे जो कोशिश है वो एनडीआरएफ का दल उस बोरवेल के मुहाने पे खड़ा हुआ वहां पर आपको नजर आएगा। और लगातार कम्युनिकेट करने की या कोई मूवमेंट रिकॉर्ड करने की, कुछ कैप्चर करने की जो कोशिश है वो लगातार वहां पर की जा रही है। लेकिन कुछ बहुत सकारात्मक पहलू उस पूरे ऑपरेशन से अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। यही अब सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ग्रामीण आप देखेंगे तो अंधेरा हो चुका है, रात के करीब 9-10 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ की जनता है, वो उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं खोई है। और ये लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि इनका बीच का एक बालक जो बीते 30 घंटों से करीब बोरवेल में फंसा हुआ है, जिंदगी की जद्दोजहद, बिल्कुल इंतजार करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वासु इस जानकारी के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
यहाँ आप जो पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा गया है जिसकी गहराई तकरीबन 36 फीट बताई जा रही है। अभी ये जो गड्ढा है ये और भी ज़्यादा गहरा किया जाएगा, तकरीबन 40 से 45 फीट ये गड्ढा खोदा जाएगा। इसके बाद में टनल बनाने का काम शुरू होगा। एनडीआरएफ की टीम ने पूरा खाका तैयार कर रखा है कि किस तरह से ये टनल बनाई जाएगी, लेकिन अभी सभी को इंतज़ार है कि इस गड्ढे की गहराई और बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ रही है कि गड्ढे खोदने के दौरान जो है ठोस चट्टानें यहाँ पर बीच में आ रही हैं और पानी भी जो है बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक तरफ से पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, मोटर्स लगा के पानी को गड्ढे के बाहर किया जा रहा है और ठोस चट्टानों को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन्स बुलवाई गई हैं जिनके सहायता से जो चट्टानें तोड़ी जा रही है और दूसरी जो जेसीबी मशीनें हैं वो मलबे को उठा के बाहर कर रही हैं। तन्मय की अपडेट्स जो है प्रशासन से हमारी लगातार बात हो रही है। प्रशासन का ये कहना है कि फ़िलहाल तो बच्चे ने किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और बोरवेल में वो 24 घंटे से ज़्यादा फंसा हुआ है। शायद किसी कारण से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, लेकिन सभी को उम्मीद है कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तन्मय तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये स्थिति और साफ हो जाएगी कि उसकी स्थिति कैसी है। फिलहाल जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह सोचा जा रहा था कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा वैसा नहीं हो पाया है। ठोस चट्टानों की वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं और अभी गड्ढे को गहरा होने में कुछ समय लग सकता है। यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, प्रशासनिक अमला 1 इंच भी यहाँ वहाँ नहीं हिला है। पूरे समय यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में सब लगे हुए हैं। सभी को ये उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो, तन्मय तक जो है टीमें पहुँच जाएं और एक बार फिर सुरक्षित तरीके से तन्मय को बाहर निकाल कर लाया जा सके और तन्मय एक बार फिर अपने माता पिता तक पहुँच सके। तन्मय के माता पिता भी हिम्मत बांधे बैठे हुए हैं एक जगह यहाँ बाहर की तरफ। आसपास ग्रामीण हैं, उन्हें ढांढस बता रहे हैं कि तन्मय को कुछ नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्तर पे चल रहा है उसी से ग्रामीणों को और तन्मय के माता पिता को भी ये उम्मीद जागी है कि ज़रूर तन्मय को सुरक्षित बाहर लाया जा सकेगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने और 2023 में शिखर सम्मेलन के भारत में प्रस्तावित आयोजन को देश के राजनयिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे देश समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के साथ साथ G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों के P20 सम्मेलन निश्चित रूप से आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। भानुप्रतापुर उपचुनाव के नतीजे कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कल सीएम भूपेश बघेल जाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वर बनाए गए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की जीत का किया है दावा। गरियाबंद में सीएम ने चखा पान का स्वाद। फेमस पान सेंटर पहुंचकर सीएम ने खाया पान। कल पान सेंटर संचालक ने सीएम को दिया था न्योता। सीएम बघेल के गरियाबंद दौरे का आज तीसरा दिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव भूतेश्वर नाथ के किए दर्शन। विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग के भी किए दर्शन। कुमारी शैलजा के कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने पर बोले सीएम बघेल कि येलपुनिया प्रदेश के 6 साल तक रहे प्रभारी। उनके मार्गदर्शन में हम लोग विधानसभा चुनाव जीते। कुमारी शैलजा अनुभवी नेता।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बनाई जांच कमेटी, जगदलपुर में खदान